इस वीडियो में हम समझेंगे कि फेडरलिज्म को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन, कल्चर और एथनिसिटी के लोग रहते हैं। अब ऐसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में एक सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो फेडरलिज्म का है। तो फेडरलिज्म में पावर को शेयर किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कुछ पावर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने कुछ पावर होते हैं। तो इस तरह से पावर का शेयरिंग होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि भारत में किस तरह से पावर को शेयर किया जाता है और किस तरह से डिवाइड किया गया है स्टेट को, जिससे कि फेडरलिज्म को अच्छे से पावर को शेयर किया जा सके, फेडरलिज्म को अच्छी तरह से मेंटेन किया जा सके। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स में बांटना। अगर हम किसी जगह पे या फिर किसी कंट्री में स्टेट्स को उसके लैंग्वेज के बेसिस पे बांट देते हैं, तो ऐसे में उस स्टेट में जो डिसएग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में वो कम हो जाता है। जैसे तमिलनाडु जो है वहाँ पर मेजरली तमिल बोली जाती है, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो ये स्टेट है ये एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर इस लैंग्वेज को बोलने वाले ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है लैंग्वेज स्टेट में बांट देना। इससे जो पावर शेयरिंग है वो आसान भी हो जाता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बांटने का जो ये तरीका था, इसके आधार पर भारत में आज़ादी के बाद कई राज्यों को, कई स्टेट्स को बांटा भी गया, जिसमें से झारखंड भी एक था। प्लस यहाँ पर कई स्टेट्स ऐसे थे जिन्हें लैंग्वेज के आधार पर बांट करके अब कुछ ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में बांटने का एक और तरीका ये भी हो जाता है उसका कि इससे सरकार को ये रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है कि हर एक स्टेट में अलग अलग कल्चर और अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका अलग है, वो अपने डेवलपमेंट के लिए अलग तरह से सोचते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। लेकिन कुछ नेता या लीडर्स ये मानते थे कि अगर फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बांटना शुरू कर दिया जाए, तो इससे एक समस्या ये होगा कि आगे चल कर के जो भारत है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो टूटने लगेगा। लेकिन इंडिपेंडेंस के 75 ईयर के बाद भी ये समस्या उतना ज़्यादा उत्पन्न हुई नहीं है अभी तक कि किसी स्टेट ने ये डिमांड की हो कि उसे एक अलग कंट्री के रूप में बना दिया जाए, या फिर अगर ऐसी चीज़ें उठी भी हैं तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं हमारे यूनिटी के बीच में। अब हम एडवांटेजेस को समझेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है कि अगर किसी स्टेट को उसके लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दिया जाता है तो इससे लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कल्चर का और अलग अलग तरह की विचारधारा का, तो ये कम हो जाता है। इट हैज़ बीन मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। और दूसरी चीज़ ये है कि एक सरकार को शासन चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो जाती है। अब हम लैंग्वेज पॉलिसी को समझेंगे। तो इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दिया नहीं जाता है। यहाँ पर कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सरकारी कामकाज जो होते हैं वो 2 लैंग्वेजेस में होते हैं
और ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। वो एक है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। और जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, ये सारे स्टेट्स अपने अपने लैंग्वेज को, अपने अपने रेस्पेक्टिव लैंग्वेज को वो स्टेट लैंग्वेज को मानते हैं और वो उसको ऑफिशियली इस्तेमाल भी करते हैं। भारत में 22 लैंग्वेज जो हैं उन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है और ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिन्हें इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और इसमें हिंदी भी एक है। साथ ही साथ ये एक जानने वाली बात है कि जितने भी भारत में सरकारी एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उन सभी एग्ज़ाम को ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं इस पे दिया जा सकता है और लोग इसमें अलग अलग लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम केस ऑफ 1965 को डिस्कस करेंगे। तो 1965 में सरकार ने ये ऐलान किया कि अब वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इंग्लिश जो है ये भारत में एक बहुत ही एक जैसा फैला हुआ लैंग्वेज है। मतलब कि यहाँ पर साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया, यहाँ पर मेजर जो आबादी है उसे इंग्लिश आती है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि अगर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया जाता तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता साउथ इंडिया में। तो वहाँ पे जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो था ये बहुत वायलेंट हो गया और ये कई तरह के दंगे होने लगे। तो इसके वजह से जो सरकार है उस वहाँ से ये चीज़ को विड्रॉ कर दिया गया कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखा जाएगा। अभी भी इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की। तो हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने कई साल तक, लगभग 40-50 साल तक राज किया और ये एक वन पार्टी रूल था पूरे इंडिया में। उस समय कोई भी दूसरी पार्टी नहीं थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को चैलेंज कर सके और अपनी सरकार बना सके। तो ऐसे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी ये जिम्मेदारी बनता था कि वो फेडरलिज़म को फॉलो करे और उसका जो एक अरेंजमेंट है उसको फॉलो करे। लेकिन दुर्भाग्य से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टेट्स को उतना ज़्यादा वैल्यू दिया नहीं इस मुद्दे पर कि फेडरल स्टेट बनाए रखने के लिए उन्होंने उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया और वो हमेशा स्टेट्स की जो सरकार होती थी उस पे उतना उसको वैल्यू देते नहीं थे। बाद में इसका असर ये हुआ कि जब बहुत सारी पार्टीज़ ने मिल कर के इलेक्शन लड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के ख़िलाफ़ 1990 में, तो जब कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, यानी कि किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होती थी बल्कि अलग अलग पार्टीज़ जो होते थे वो मिल करके एक अलायंस बनाते थे, एक ग्रुप बनाते थे और चुनाव लड़ते थे। तो बाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी दूसरे पार्टियों से मिल करके चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ी, इलेक्शन फ़ाइट करने की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे में उन्होंने जब दूसरे पार्टीज़ उनके साथ मिले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को दूसरे रीजनल पार्टीज़ को भी महत्व देना पड़ा। रीजनल पार्टीज़ क्या होती हैं? जैसे मान लेते हैं कि बंगाल है, बंगाल में एक पार्टी है जिसे कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस। ये वहाँ की एक रीजनल पार्टी है, ये सेंट्रल लेवल पे ऐसी कोई पार्टी है नहीं। लेकिन जब कांग्रेस को बंगाल में लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तो ऐसे में वो तृणमूल कांग्रेस के साथ अगर मिल करके लड़ेगा तो ऐसे में उसको उनके बातों को भी सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से 1990 के बाद बहुत सारे कोलिशन पार्टीज़ बनने लगी और उसके बाद ये चीज़ का ज़्यादा महत्व बढ़ गया रीजनल पार्टीज़ का, जो अलग अलग लैंग्वेज से होते थे। तो बेनिफिट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट क्या हुआ? तो सबसे जो बढ़िया बेनिफिट ये हुआ कि पावर शेयरिंग का जो कल्चर था वो बदल गया। अब जो पावर शेयरिंग होता था वो रीजनल पार्टी को ध्यान में रख कर के किया जाता था, उनके स्टेट को ध्यान में रख कर के किया जाता था। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक छत्र राज होता था कि नहीं वही सब कुछ है, तो वो धीरे धीरे कम होने लगा और स्टेट के पास भी पावर आने लगा।
और ये जो चीज़ें थी, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनता था, अलग अलग स्टेट की रीजनल पार्टीज़ आकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता था, जिसके वजह से भारत में जो पावर शेयरिंग का कल्चर था वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।